नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीछे एक स्नैन क्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं पवन वर्मा। तो जैसा कि आपको पता है कि जो वीडियो था हमारा पार्ट 1 वाला, उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण जो क्लासेस है वो कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई थी। तो उसके आगे हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा कुछ समय ना लेते हुए। तो हमें टॉपिक था विविधता वाला। उस विविधता वाले जो टॉपिक था विविधता, जिसे हमने डाइवर्सिटी कहा था, उसमें हमने मुख्य आयामों की बात करी थी, मुख्य तत्वों की बात करी थी। एक बार वो परिभाषा को मैं पुनः दोहरा देता हूं कि विविधता से तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जिसमें समस्त भाषाई क्षेत्र, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक रूप से अलग अलग रहने वाले मानव एक समूह, एक स्थान विशेष पर निवास करते हैं। उसे हम विविधता कहते हैं। विविधता ठीक है। उसमें हम इसके मेन विविधता से किन किन क्षेत्रों के आधार पर हम कह सकते हैं विविधता वाला। डाइवर्सिटी तो उसमें मेन जो हमारा आगे इसमें एक भौगोलिक स्थिति आ जाएगी कि एक भौगोलिक स्थिति जिसे हम ज्योग्राफिकल कह सकते हैं। और उसके साथ प्लस हम इसमें कह सकते हैं भाषाई क्षेत्र, क्योंकि भाषा के आधार पर विविधता क्षेत्र होते हैं, भाषाई क्षेत्र। और उसमें एक निश्चित क्षेत्र होना चाहिए, नहीं तो एक निश्चित क्षेत्र होगा। ये तीन कंडीशनें फुलफिल होती है तो वो हमारा क्या होता है, विविधता होता है। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम ले सकते हैं लद्दाख। हम एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं, एक तो हम लद्दाख को ले सकते हैं और उसके बाद हम दूसरा ले सकते हैं हम केरल को। इन दोनों, आपको पता है कि जो लद्दाख जो भारत के उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता, मतलब उत्तरी क्षेत्र उसमें पाया जाता है, और जो हमारा केरल है वो दक्षिणी क्षेत्र में पाया जाता है भारत के। ठीक है। अब हम बात करते हैं, पहले लद्दाख की बात करते हैं कि लद्दाख किन किन इसमें क्या क्या। देखिए, लद्दाख की हम महत्वपूर्ण बात करें तो उसमें क्या क्या स्थिति बनती है। तो एक लद्दाख जो है व्यापार के लिए, ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए एक बहुत अच्छा सा क्षेत्र माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ कई घाटियां हैं जिनसे रास्ते होकर मध्य एशिया आते हैं। क्योंकि व्यापार के लिए बहुत एक सुगम क्षेत्र माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, बहुत सारी घाटियां हैं। उन घाटियों के कारण क्या है, हमें मध्य एशिया के जाने के रास्ते मिलते हैं कि हम मध्य एशिया हम जा सकते हैं लद्दाख में। क्योंकि लद्दाख जो है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे हमें घाटी देखने को मिलती है, दर्रे देखने को मिलते हैं। वहाँ पे दर्रों से होते हुए हम क्या मध्य एशिया में हम प्रवेश कर सकते हैं। तो ये घाटियों के लिए, घाटियों से हम मध्य एशिया में प्रवेश कर सकते हैं। और दूसरा इसमें हो सकता है कि जो लद्दाख को हम एक छोटा तिब्बत के नाम से भी जानते हैं। लद्दाख को हम किसके नाम से जानते हैं? क्योंकि ये एक लद्दाख है, लद्दाख को छोटा तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है। लद्दाख को छोटा तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है। और छोटा तिब्बत के बाद इसमें एक मुख्य विशेषता ये आ जाती है, क्योंकि जो लद्दाख है, छोटा तिब्बत वहाँ पे कहते हैं लद्दाख को, वो जो लद्दाख से ही होकर जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म जो है वो तिब्बत चाइना की तरफ गया था, हमारा बौद्ध धर्म तिब्बत में। तो वो क्या है कि छोटा तिब्बत है, यहाँ पे बौद्ध धर्म यहीं से होकर क्या है, यहीं से छोटा तिब्बत क्या है कि लद्दाख से होकर ही गया था। लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ जाएंगे, क्योंकि सिविल सर्विस की तैयारी है सिर्फ फटाफट। लेकिन हाँ, इसमें ऐसा कि जितना लिखोगे इतना काम का है। लेकिन इसमें हम महत्वपूर्ण फैक्ट की भी बात कर रहे हैं हम। देखिए, एक तिब्बत में एक ग्रंथ है तिब्बत का। तिब्बत का जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है केसर सागा। जो तिब्बत में एक ग्रंथ है उसका केसर सागा। इस केसर सागा में लद्दाख के बारे में बहुत अच्छे से वर्णित है। इस ग्रंथ है, इसके ग्रंथ के अंदर लद्दाख के बारे में बहुत सारी बातें प्रचलित है, कथाएं भी इसके बारे में प्रचलित है कि क्या क्या है क्या नहीं है, काफी प्रचलित है। लद्दाख है विशेष प्रकार की, इसमें एक बकरी भी पाई जाती है लद्दाख में। बाकी बहुत आपने देखा होगा पश्मीनी जो शाल है वहीं पे हमें देखने को मिलती है। आपने सुना होगा कि पश्मीन जो शाल होती है, पश्मीना, वो ऊन जो हमें शाल बड़े प्रसिद्ध है, क्योंकि जो पश्मीना है, जो पश्मीना ऊन है वो पाया जाता है कहाँ पे, लद्दाख में। और ये पश्मीना एक किसका नाम है, बकरी का नाम है। बकरी के जो बालों से है ऊन बनाया जाता है। ये क्या है, इसके लिए विशेष होती है। और ये लद्दाख के हमारे बात आ गई। अब इसमें सिर्फ एक महत्वपूर्ण बात कर लें कि लद्दाख में भोजन के तौर पर क्या लिया जाता है। तो भोजन के तौर पर हम ले सकते हैं जैसे कि दूध हो सकता है, और दूध से बने, एक तो दूध या फिर दूध से बने हम पदार्थों को ले सकते हैं, दूध से बने
पदार्थ मक्खन वगैरह हो सकता है, और मांस हो सकता है, गर्म जो क्षेत्र ठंडा जो क्षेत्र वहाँ पे मांस हो सकते हैं। और ठीक है, ये जो चीज़ है, चीन एक चीज भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, खास तरह का चिह्न इसे कहते हैं। दूध से बने पदार्थ में एक चीज होता है, CHEE चीज, ये एक विशेष प्रकार का छीना होता है, ये जो दूध से बनता है। तो ये भोजन की बात हो गई। अब इसकी स्थिति बात करें कि स्थिति क्या होती है लद्दाख की, तो विशेष तौर पर आप सभी जानते हैं कि जिसकी स्थिति रहेगी वो जो भारत है वो तो उत्तर में रहेगी, और जम्मू कश्मीर है जो जम्मू एंड कश्मीर किस में रहेगी, पूर्व में रहेगी, भारत के उत्तर में रहेगी। ठीक है, जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों से बसा एक रेगिस्तानी बर्फीला इलाका है। ठीक है, रेगिस्तानी है, और कैसा रेगिस्तानी में कौन सा है, बर्फीला। ठीक है, बर्फीला रेगिस्तान का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ एक रेत का ही आप रेगिस्तान हो सकता है। रेगिस्तान जो है बर्फ का भी रहता है, बर्फ का रेगिस्तान, सहारा डिजर्ट होता है अपना, राजस्थान का है थार मरुस्थल। लेकिन ये जो मरुस्थल है, मरुस्थल जो मरु में रेत होती है, लेकिन जो रेगिस्तान है, रेगिस्तान में हमने विशेष प्रयोग किया काय का, वो बर्फीला रेगिस्तान है, वहाँ पे बहुत सारी घाटी पाई जाती है। एक बार और हम लद्दाख के बारे में विशेष बात कर लेते हैं। थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर की आवाज़ थोड़ी सी चेंज है, तो विशेष कुछ परेशानी के कारण हो सकता है कि मुझे परेशानी हो रही है बोलने में, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, जैसा भी हो सकता है। देखिए, लद्दाख की बात करें, लद्दाख क्या है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो लद्दाख क्षेत्र भारत के उत्तरी क्षेत्र में है, और लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्व में है, वो एक घाटियों से आसपास से चारों से बसा हुआ एक क्षेत्र है। वहाँ पे सबसे पहले बात कर ले भोजन की, तो भोजन कहाँ क्या क्या बताए। देखिए, जो बर्फीला क्षेत्र होता है वहाँ पे भोजन के लिए यदि बकरी वगैरह यहाँ पे रहती है, गाय भैंस यदि रखते हैं, तो दूध पीते हैं, दूध से बने पदार्थ खाते हैं, उसे एक विशेष प्रकार का चीज कहते हैं। चीज एक छेना होता है, मक्खन टाइप का होता है। और इसकी स्थिति हमने बात करी, जम्मू कश्मीर के पूर्व में घाटियों से बसा एक क्षेत्र होता है, एक रेगिस्तानी बर्फीला इलाका है। भोजन हो गया, स्थिति हो गई। अब देखिए, ये हो गया हमने। और लद्दाख की क्या विशेषता है, तो लद्दाख व्यापार के लिए एक बहुत एक सुगम क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे दर्रे भी पाए जाते हैं और घाटियां भी पाई जाती है, जिससे मध्य एशिया में हम प्रवेश कर सकते हैं। लद्दाख को हम तिब्बत का एक छोटा तिब्बत भी कहते हैं, और यहाँ से बौद्ध धर्म लद्दाख से होता हुआ तिब्बत में प्रवेश किया था। तिब्बत में एक कैसा सागा ग्रंथ है जिसमें लद्दाख के बारे में बहुत अच्छे से वर्णित है। तो ये जो बातें थी, ये लद्दाख के बारे में थी। अब ये लद्दाख की हम बातें क्यों कर रहे हैं, विशेष प्रश्न हमारा ये होना चाहिए। तो विशेष प्रश्न ये इसलिए है क्योंकि हम विविधता की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम एक क्षेत्र हम देख रहे हैं भारत के उत्तर में, और हम एक क्षेत्र देखेंगे दक्षिण में, केरल वाला क्षेत्र। जो स्थिति क्या क्या विविधता देखने को मिलती है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये क्षेत्र है, ये है ना, शीतोष्ण है, बहुत बर्फीला इलाका है। ठीक है, और जो हम नीचे बात करें केरल की, वो बहुत गर्म इलाका भी रहेगा भारत का। ठीक है, तो हम बात करते हैं भोजन स्थिति की बात कर ली, हम बात करेंगे केरल की। ठीक है, हम थोड़ा सा साइड में दल ले लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा दोनों के बीच अंतर करने में ज़्यादा आसानी रहे। ठीक है, ओके, डस्टर ढूंढ लिया जाए, और फिर उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा केरल के बारे में। केरल की यदि हम बात करते हैं, तो केरल क्या है, केरल की थोड़ा हम स्थिति देखते हैं कि जो स्थिति है वो स्थिति केरल की कहाँ पे है। तो जो स्थिति देखने को मिलती है हमें केरल की, वो क्या है, भारत के दक्षिण में है। ठीक है, दक्षिण में है। दक्षिण आपको पता है भारत किस में है, कि भारत के दक्षिण में है। एक तरफ तो क्या है, पहाड़ी है, और एक तरफ क्या है, समुद्र है। ये केरल की स्थिति है। ठीक है, और ये विशेष प्रकार से इसमें क्या क्या पाया जाता है, क्योंकि पहाड़ी होने के कारण इसमें बहुत सारे मसाले पाए जाते हैं।